मकसद क्या था। इन्होंने दौलत बेग ओल्डी को एक आम मुकाम से इन्होंने एक ब्रिगेड साइज से ज़्यादा बड़ी एक ना सिर्फ कैंट बनाया, वहाँ पे एक एयरपोर्ट बनाया। अब यहाँ से ना सिर्फ ये कि अक्साई चीन वगैरह पे हमला किया जा सकता है, कि कैश पे हमला किया जा सकता है, लेकिन ये अपनी हैवी मशीनरी यहाँ पे ला सकते हैं। दूसरी जो नमस्कार, जय हिंद, कैसे सभी। इस डिबेट में पाकिस्तान ने एक बात तो मान ली है कि भारत ने जो चाइना का जो इलाका है उस पर कब्जा करना स्टार्ट कर दिया है। चाइना ने भारत के इलाके पर कब्जा नहीं किया, बल्कि भारत ने चाइना के इलाके पर कब्जा करना स्टार्ट कर दिया। ये बात पाक मीडिया ने आखिर मान ली है। पाकिस्तान ने इस बात को यहाँ स्वीकार कर लिया इस डिबेट में कि जो लड़ाई थी वो चाइना के क्षेत्र पर थी, न कि भारत के क्षेत्र पर थी। यानी कि चाइना अपना क्षेत्र कब्जा करने से बचा रहा था, जबकि भारत वहाँ पर कुछ निर्माण कार्य कर रहा था। ये बात, जबकि ये बात ये भी सच्चाई नहीं है, भारत अपने इलाके में कार्य कर रहा था, न कि चाइना के। लेकिन अब पाकिस्तान उल्टा कहने लग गया, वो कह रहा है कि वो चाइना के इलाके में काम कर रहा था। आज की डिबेट में बस यही देखेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी तो एक लाइक जरूर कर देना, और अगर ऐसी वीडियो और देखना चाहते हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लेना। जय हिंद, वंदे भारत। ना समझे कि ये इंडिया है, ये चाइना है, इसके साथ पाकिस्तान भी मिला हुआ है। बल्कि अब तो वो नेपाल के ऊपर भी एलिगेशंस लगा रहे हैं। इंडिया के अंदर ये नारे लगाए जा रहे हैं कि नेपाल जो है वो चाइना के हाथों में खेल रहा है। और नेपाल के अंदर भी एहतजाज हुआ और उन्होंने बाकायदा स्लोगन्स उठाए। उन्होंने कहा कि गो बैक इंडिया। तो नेपाल एक वाहिद मुल्क है इंडिया के बॉर्डर के साथ साथ जो हिंदू मुल्क है, और वो एक बहुत बड़ी सिक्योरिटी था हमेशा से इंडिया के लिए, लेकिन नेपाल को भी खो दिया इंडिया ने। अब मैं इसका आगाज़ जो है ना वो मैं आपसे नहीं करने जा रहा शहबाज गिल साहब, क्योंकि यहाँ दो जर्नल बैठे हैं। मैं उनसे बात शुरू करता हूँ, फिर आपके पास आऊँगा इसके पॉलिटिकल एंगल को लेके। सबसे पहले मुझे जनरल अमजद शोएब साहब आप बताएं कि इंडिया को कितनी बड़ी शिकस्त है और इसका मुदावा क्या हो सकता है, क्योंकि इंडियन रिपोर्टर्स और इंडियन सीनियर जर्नलिस्ट जो दिफाई तज्जियाकार हैं उनके बकौल चाइना उन इलाकों को भी क्रॉस कर गया बाज़ जगहों से जिनको सिर्फ चाइना क्लेम करता था, यानी इंडियन टेरिटरी में एक्चुअली दाखिल हो गया, और वहां पे वो अब कुछ ऐसी दिफाई साजो सामान बना रहा है जिससे इंडिया को मुसीबत पड़ सकती है। क्या इंडिया बगैर बेइज्जती और बगैर लड़ाई के चाइना को वापस भेजने पे कायल कर लेगा? अगर नहीं कर पाएगा तो लड़ाई होगी तो कैजुअलिटीज होंगी। सर, आपको क्या नजर आ रहा है? देखिए, बात यह है कि गलवान वैली जो है उस पर कभी भी चाइना ने अपना क्लेम नहीं खड़ा किया था। कभी ये कहा नहीं था कि क्लेम है हमारा। जी ठीक है। प्योंगयांग लेक जो है उधर भी उनका क्लेम तो मौजूद था, लेकिन उस पर कभी उन्होंने कोई ऐसा कदम नहीं उठाया जिस यकतरफा जिस पे कि ये मसला पैदा होता। लेकिन गलवान वैली इनमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अहम है, क्योंकि यहां से इसके बाहर से रोड गुजरती है इसके पास से जो दौलत बेग ओल्डी को मिलती है जाके, और ये ईस्टर्न लद्दाख का हिस्सा है। बात यह कि ईस्टर्न लद्दाख में उनके क्लेम्स तो मौजूद थे, लेकिन इंडिया सबसे ज्यादा हैरान। जी, जम साहब की ऑडियो का प्रॉब्लम है सर यहीं से। ये जो दौलत बेग आपने इस रोड के बारे में मुझे आपने बताया भी था, इसके करीब पहुंच जाना ये तो इंडिया के लिए बहुत बड़ी मुसीबत है। उनकी तो सप्लाई काटेंगे ये मुख्तलिफ जगह की। करीब नहीं पहुंच गए। जिस तंग वैली से गुजर के जब ये ले से आती है, सड़क को बेंड करके ऊपर दौलत बेग ओल्डी की तरफ निकलती है, जिस तंग वैली से गुजरती है उसको इंडिया बाकायदा चाइना ने ऑक्यूपाई कर लिया है। अब दौलत बेग ओल्डी का ज़मीनी रास्ता और कोई नहीं है, उसको एयर सप्लाई ही की जा सकती है। इसलिए दौलत बेग ओल्डी अगर आप फोकस रखें इसके ऊपर, तो दौलत बेग ओल्डी के थोड़ा सा शुमाल में जाएं आप और लेफ्ट की तरफ देखें तो कराकोरम पास है उसके। ठीक है। कराकोरम पास वो जगह है जो सी पैक जहाँ पे तंग तरीन है, यहाँ पे जिसकी एक तरफ मगरबी चाइना है और दूसरी तरफ पाकिस्तान शुरू हो जाती है। तो दौलत बेग ओल्डी जिस दिन ये सड़क का तामीर हुई है उस दिन चाइना ने ये अपना भारत ने 5 अगस्त किया पाकिस्तान के साथ रोड मुकम्मल होने के ऊपर किया। रोड ये बड़ी जो ये कानून में तब्दीली लेकर आए और लॉकडाउन किया कश्मीर के अंदर और ये सब कुछ। ये सड़क बड़ी ज़बरदस्त बनी हुई है, लेकिन इस सड़क का मकसद क्या था। इन्होंने दौलत बेग ओल्डी को एक आम मुकाम से इन्होंने एक ब्रिगेड साइज से ज़्यादा बड़ी एक ना सिर्फ कैंट बनाया, वहाँ पे एक एयरपोर्ट बनाया। अब यहाँ से ना सिर्फ ये कि अक्साई चीन वगैरह पे हमला किया जा सकता है, कि कैश पे हमला किया जा सकता है, लेकिन ये अपनी हैवी मशीनरी यहाँ पे ला सकते हैं। दूसरी जो खबर जो ये थी कि यहाँ पर वो टेररिस्ट को ट्रेन कर रहा था ताकि ना सिर्फ ये कि कैश को डैमेज किया जाए, सी पैक को डैमेज किया जाए, बल्कि मगरबी चाइना में जहाँ उगयूर मुस्लिम हैं वहाँ पर जिसके पहले ही वहाँ पे अगर अनरेस्ट है
उसको हवा दी जाए, ताकि मगरबी चाइना को ब्लॉक करके, अगर ये हो जाता है, ये लॉन्ग टर्म की बात करूं, तो चाइना का जो रास्ता है न सिर्फ पाकिस्तान से कट जाएगा बल्कि वस्ती एशिया रियासतों से कट जाएगा, और थोड़ा सा अगर ऊपर नॉर्थ से जाएंगे तो फिर वो रूस के साथ मसाइल बन जाएंगे। तो चाइना के लिए सीपैक बेकार हो जाएगा और पाकिस्तान के लिए भी वो सिर्फ एक सड़क रह जाएगी सारी है। तो ये तो दैट वाज द प्लान फ्रॉम इंडियन साइड। जी, दैट इज अपेरेंटली द प्लान फ्रॉम द इंडियन साइड। ठीक है, और इंडिया ने खुद नहीं किया ये, इंडिया उसमें अकेला नहीं है। इसमें शह देने वाले मोदी, जिसका हम पहले बात कर रहे थे, ट्रंप साहब की हम बात कर रहे थे पहले, ट्रंप साहब भी थे, क्योंकि कल ही बयान है पोम्पियो का कि अमेरिका अपने दोस्तों को, जिसमें भारत वगैरह वगैरह शामिल है, अकेला नहीं छोड़ेगा, इस वक्त साथ रहेगा इनके। और क्या वो इनको अपनी जंग के लिए ले जाएंगे उस तरफ? उनको अभी तक बात समझ ये नहीं आ रही कि नेपाल में सब कुछ क्यों हुआ। शुमाल मगरबी नेपाल में काला पानी, जहां से भारत रास्ता बना रहा था ऊपर माउंटेन की तरफ, वो क्यों ब्लॉक कर दिया नेपाल ने? और फिर ये है राजनाथ ने उसका 8 मई को इफ्तिताह किया और नेपाल ने उसको ब्लॉक कर दिया उसको। फिर ये कि 5 मई को ये जो आप चिकन नेक की बात कर रहे थे, और आपका मैं वो देख रहा था ब्लॉग उसमें, कि इसमें चाइना ने यहाँ पे क्यों किया, इसलिए करने के लिए क्योंकि अरुणाचल प्रदेश पे चाइना का ऑलरेडी क्लेम है, और अगर ये नेक कट जाती है तो उसके साथ मैं आप ही के लफ्ज दोहरा रहा हूँ, उसके नीचे 7 सिस्टर स्टेट्स हैं, जहां पे 8 रियासतें हैं इंडिया की, जहां पे शोरश है। ठीक है, अगर वो कट जाती हैं तो भारत का क्या बनेगा? रास्ता वही है उनके लिए। ये पहले उन्होंने शुरू किया चिकन नेक की तरफ से, नेपाल ने उनको सीधा रास्ता दिखा दिया, अब लद्दाख में आ गए हैं। तो चाइना ने बैक वक्त 3 मुकामात पर भारत को बता दिया है कि नंबर 1 को तिब्बत में आपने कोई पंगा नहीं लेना। इनकी कोशिश अब तो ले ही नहीं सकते, वो तिब्बत में किधर जाएंगे? चाइना उतर के नीचे आ गया जी, उनके एरिया में घुस गया। दूसरा, आपने सुना होगा कि जब ये रिसेंटली जो चाइनीज प्रेसिडेंट है, उन्होंने अपने मिलिट्री कमांडर्स को अरेस्ट किया है, उसमें उन्होंने अपने मिलिट्री कमांड को जो हदायत दी हैं, उसमें आखिरी हदायत ये है कि आप तैयार हो जाइए, आपने प्रोटेक्ट करना है चाइनीज सॉवरेनिटी को और चाइना के डेवलपमेंट इंटरेस्ट को। डेवलपमेंट इंटरेस्ट क्या है उनका? 1 बेल्ट 1 रोड, जिसका सीपैक फ्लैगशिप है, और 1 बेल्ट 1 रोड दुनिया का वो वाहिद मंसूबा है जो किसी मुल्क के कॉन्स्टिट्यूशन में है, ये चाइना के कॉन्स्टिट्यूशन में शामिल है। ये ठीक, मैं जरा जनरल साहब ये चिकन नेक जो है, जिसको हम सिलीगुड़ी कॉरिडोर भी कहते हैं, और यहां से नेपाल अगर रास्ता दे चाइना को, और नेपाल के चाइना के साथ आजकल बड़े जबरदस्त ताल्लुकात हैं, इंडिया के साथ खराब भी हो गए हैं काला पानी के डिस्प्यूट की वजह से, और दीगर कुछ डिस्प्यूट है, उनके कॉन्स्टिट्यूशनल मामला भी हैं, तो ये कॉरिडोर तो बहुत बारीक है। आपको कितने चांसेस लगते हैं कि नेपाल जो चाइना है उसको उसकी मिलिट्री लाने की भी इजाजत देगा? हत्ता कि नेपाल ने इस एरिया में रोड भी बनाया है, दरचोला टिंकर रोड एक वो इस तरफ बना भी रहा है। सर देखिए, मेरा अपना अंदाजा ये है कि पहली बात तो ये है कि अगर कोई ऐसी प्रॉब्लम आ जाती है तो नेपाल चाइना का साथ देगा, और ये भी हो सकता है कि चाइनीज अगर जरूरत आ जाए तो जरूरत के वक्त नेपाल से बहुत पूछे भी ना, क्योंकि बड़ी ताकतें हैं, ये बड़ी छोटा सा इलाका कर गुजरेंगे। मसला यहाँ पे ये है कि इंडिया ने अपना यहाँ पे सिक्योरिटी पैरामीटर बढ़ाने के लिए भूटान के साथ एक एग्रीमेंट किया हुआ है, जहां उन्होंने भूटान को ये कहा है कि आप ये देखिए कि भूटान के कोई रिलेशंस चाइना के साथ ऐसा सच नहीं है, डिप्लोमेटिक रिलेशंस नहीं है, दोनों की एम्बेसीज एक दूसरे के मुल्क में नहीं है। नतीजा ये कि ये सारा उनका काम संभाला हुआ है भारत ने, और भारत ने भूटान को ये उससे जिम्मेदारी एक एग्रीमेंट के तहत दी हुई है कि उनकी टेरिटरी का भी दिफा जो है वो इंडिया करेगा। तो उससे उन्होंने एक एडवांटेज हासिल करने की कोशिश ये की है कि चिकन नेक के साथ उनको एक एडिशनल एडेड पैरामीटर ऑफ सिक्योरिटी मिल जाए, जो कि भूटान की टेरिटरी की शक्ल में मौजूद है। इसी तरह इनको थोड़ा सा एक शॉर्टकट, बांग्लादेश ने जो एक्सचेंज ऑफ लैंड्स किया इनके साथ, उसमें भारत ने बहुत ज्यादा फायदा उठाया है। कोई तकरीबन 1000 मुरब्बा किलोमीटर या 1200 के करीब उन्होंने एडिशनल जमीन ली है उनसे, बांग्लादेश से, और उसमें भी इनको शॉर्टेस्ट रास्ता इन्होंने अपना 7 सिस्टर्स को बनाया है, जो कि ये वो भी प्रोटेक्टेड है वहीं से, भूटान की साइड से। ठीक है। तो चाइना ने इनको ये कहा है कि भाई आप भूटान के, हम भी यहीं पे हैं और इनके हमसाये हैं, तो आप कौन लगते हैं भूटान के? आपने एग्रीमेंट किया या नहीं किया, हम सेटलमेंट जो भी करनी है हम भूटान के साथ डायरेक्ट करेंगे। तो लिहाजा एरियाज का तबादला भी कर रहे हैं उनके साथ, एरियाज का तबादला कर भी रहे हैं उनके साथ। तो ये वो चीज आई है जिसमें कि इंडिया फंस गया है, क्योंकि वो उन्होंने भूटान को डायरेक्ट अपने तरफ लगा लिया है। भूटान नेचुरली इंडिया के असर से निकलना चाहता है, वो अपने लिए ऑप्शंस रखना चाहते हैं,
किसी भी मुल्क के लिए दो बड़ी कुव्वतें अगर उसके पास आसपास हो तो उसके लिए एक बड़ा फैसिलिटी हो जाती है कि अगर एक तंग करे तो दूसरा का साथ देना शुरू कर देते हैं वो। लेकिन यहाँ पे इंडिया ने उनको होस्टेज किया हुआ था। तो भूटान अंदर से ये ख्वाहिश रखता है कि चाइना के साथ उसके मरासम डायरेक्ट हो जाएं। मुलाकातें तो हुई हैं साहब, और उनके कुछ एग्रीमेंट्स भी हुए हैं। तो इसलिए चिकन नेक जो है, चिकन नेक इस वजह से इंडिया के कंट्रोल में नजर नहीं आती, और लगता ये है कि भूटान चाइना को रास्ता दे देगा। तो ये मसला ये है कि इसमें एक चीज मैं और ऐड कर दूं, यहाँ पे खराबी ये है कि एक तरफ तो इंडिया ताकत से निकाल नहीं सकता, यहाँ पे वेपन्स वगैरह जो है ला के रखे जरूर है लेकिन इस्तेमाल नहीं होंगे, लेकिन दूसरी तरफ यूनाइटेड नेशन भी नहीं जा सकता। तो आप देखेंगे कि ये झूठे नैरेटिव वगैरह बना के इसी सिचुएशन में गुजारा करेंगे और अपनी कौम को कोई और झूठे नैरेटिव सुनाते रहेंगे कि जी हमने ये कर लिया, वो कर लिया, तय हो गया, और सूरत हाल ग्राउंड पे यही रहेगी। अच्छा, अब मैं जरा इसका जो पॉलिटिकल पहलू है उसकी तरफ आऊं मैं। शहबाज गिल साहब, मामला ये एक स्पेशल स्टेटस था इस पूरे खित्ते का 370 और 35A के तहत। वो जो स्पेशल स्टेटस था वो एक मुआहदा था इंडिया के और इस रीजन के बीच में, इन लोगों के बीच में और इंडिया के बीच में, जिसके मुआहदे की वजह से इनके कुछ दीगर मामलात और फौजी मामलात इंडिया देख सकता था। वो तो इंडिया ने खुद ही खत्म कर दिया 5 अगस्त 2019 को, और उसके खत्म होने के बाद अब अगर कोई फोर्स इस इलाके में जाती है तो इंडिया की हैसियत वही है जो 1948 में थी। अब कोई कानूनी हैसियत नहीं है, किसी मुआहदे के तहत इंडिया वहां पे मौजूद नहीं है। तो ये एक मौके के तौर पे चाइना ने लिया, क्योंकि उसको कानूनी तौर पे चैलेंज नहीं किया जा सकता किसी आलमी इदारे में भी। तो पाकिस्तान इस सारी सिचुएशन में मौके से क्या फायदा उठा सकता है? इंडिया तो हमेशा उठाता है, हर फोरम पे बात भी करता है। देखिए इमरान, इस सारी सिचुएशन को एक और नज़र से देखिए तो आपको बड़ी इंटरेस्टिंग लगेगी ये सारी बात। हम किताबों में हर जगह पे पढ़ते आए हैं कि जो लीडरशिप होती है किसी भी कंट्री की वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। इट इज़ नो डाउट। जब मैं अपना अगर मैं याद करूं टाइम अमेरिका में, तो बहुत ही अफसरदा होते थे देखकर जिस स्पीड के साथ इंडिया ऊपर जा रहा था और जिस स्पीड के साथ हम अपनी स्पेस खो रहे थे। लेकिन फिर मोदी आ गया, और किसी और दुश्मन की इंडिया को ज़रूरत ही नहीं थी। जब मोदी आ गया, उसने ना सिर्फ उनके सोशल फैब्रिक को तबाह किया, एक्सट्रीमिज़म फैलाया, बल्कि जो बहुत सारी छुपी हुई चीज़ें थी, ईवल से छुपे हुए उनकी सोसाइटी के अंदर, उनको उसने अनर्थ कर दिया, उनको बेनकाब कर दिया। और उससे जो पूरी दुनिया में एक शाइनिंग इंडिया का कॉन्सेप्ट था, वो सारे का सारा जो झूठा भरम बना हुआ था वो गिर गया। इससे हमें भी एक सबक मिलता है, और हमें भी इसी टाइम में जिसमें इंडिया में ये नेगेटिव ग्रोथ हुई, हमारे यहाँ अल्लाह का शुक्र हुआ कि हमारे यहाँ पॉजिटिव ग्रोथ आई। वो कैसे हुई कि हमारे यहाँ हमें एक लीडर मिला जो नेशनलिस्ट है अपनी नेशन के लिए, जो ऑनेस्ट है, जिसकी लॉयल्टी आपके अपने मुल्क के साथ है, भी मारता है, पायलट को फिर वापस भी कर देता है। या आपने जी लीडर मिला जो पहले पायलट को पकड़ता है, चपेड़े मारता है, पूरी दुनिया को दिखाता है, चाय पिला के वापस भी कर देता है। हाँ, वो तो चलें, वो तो आपको पता है कि एक बहुत बड़ा उनका काम था प्राइम मिनिस्टर का और हमारे आर्मी चीफ का और हमारी पूरी कौम का,